हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो गाइस। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2025 जो 1st ऑफ फरवरी को रिलीज हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। उसके पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो मैंने ली है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी तो इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, इन डिटेल में जानने के लिए, बट हम इस वीडियो में जितना हो सके उतना एक रफ एक आइडिया के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। सो लेट्स गो थ्रू द पीडीएफ एंड रिव्यू दिस। चलिए, तो ये जो बजट का आपका स्पीच का ये जो पीडीएफ है ना, इसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली जा करके इसको गूगल पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। सीधा आप यहाँ पर ये कॉपी कीजिए। सॉरी, मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट आप डायरेक्टली गूगल पर डालेंगे ना तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये रहा, ठीक है। निर्मला सीतारमन बजट 2025-26 जब आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको ये मिल जाएगी फाइल। तो उसके बाद में देखिए, ये है इसका कंटेंट जिसके अंदर में सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। बजट का थीम क्या है? एग्रीकल्चर फर्स्ट इंजन है इसमें, एमएसएमईज सेकंड एंड इन्वेस्टमेंट थर्ड एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में इन्होंने चौथे नंबर पर बात करी है। एमएसएमईज आई थिंक ये जो है उसके बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, आई मीन जो भी छोटे लेवल के जो इन्वेस्टमेंट और वो सारी बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं क्या क्या है। सो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ओके। एंड ये स्पीच के बारे में है ज़्यादातर। यहाँ पर बताया, ये एग्रीकल्चर के बारे में जो है काफ़ी कुछ बताया गया है। मार्केट में, सॉरी, उसमें मार्केट याद आ रहा है। तो इसमें जो है योजनाओं के बारे में भी है, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक बार को। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो ये पल्सेस के रिगार्डिंग है यहाँ पर। एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में क्या-क्या सिनेरियोज़ यहाँ पर चेंज हुए हैं या फिर ये लोग कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो है। एक मखाना बोर्ड बिहार में एस्टैब्लिश होने वाला है विद द रेगुलेशन फॉर द मखानास। तो ये उसके बारे में भी है। एंड नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, तो यहाँ पर सीड्स रिसर्च इकोसिस्टम वगैरह के बारे में है। और फिशरीज, जिसके बारे में जो मछुआरों का जो बिजनेस होता है ना, उसके बारे में मार्केट, ये जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इस मार्केट को भी जो है एक प्रोत्साहन दिया जाए, इसको थोड़ा-सा ग्रोथ की तरफ लेके आया जाए और इस पर थोड़ा फ़ोकस किया जाए। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो कॉटन के बारे में भी यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 5 साल का इनका जो एक प्रोडक्टिविटी में फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर प्लान है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं। सो एमएसएमईज़ सेकंड इंजन, जिसके अंदर में बताया गया है कि व्हाट इज़ दिस? आई मूव टू एमएसएमईज़, ओके, ये स्पीच है, ओके। तो हाँ, ये रहा। To improve access to credit and credit guarantee cover will be enhanced for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore, lending to additional credit of 1.5 lakh crore in the next 1.5 year. For startups, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक गारंटी फी बीइंग मॉडरेटेड टू 1% ऑफ द लोन इन 27 फोकस सेक्टर्स इम्पोर्टेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो इसमें ज़्यादातर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के बारे में यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, इन्होंने बड़े लेवल पर जो है कह सकते हैं कि ये फंड्स को पब्लिक के जो भी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी का यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अपने जो इंडियन मार्केट है, इंडिया में जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स की तरफ थोड़ा-सा कोशिश करें। इसको थोड़ा-सा एक पुश देने की कोशिश किया गया है। और आगे चलते हैं, तो हाँ, टॉय सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ें बातें करी गई हैं, जिसमें है कि डेवलपमेंट किस-किस जगह पर कैसे-कैसे हो रहा है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके बारे में भी मार्केट में बात की गई है। सॉरी, मार्केट याद आता है हर वक़्त। गिवन आवर कमिटमेंट टू climate friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to empower domestic value addition. हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ईवीज़ के बारे में है। तो ये सब है। इम्पोर्टेंट जो इस बजट का मेन फ़ोकस रहा है वो है अ, एक यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर वही मेन मेन पार्ट है। बिहार में एक एयरपोर्ट नया एस्टैब्लिशमेंट करने की बात चली है।
कि यहाँ पर ये जो बिहार में है एक नया एयरपोर्ट की जो है स्टार्ट करेंगे और उसका प्रोजेक्ट शुरू होगा। और इसके बारे में इससे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सेक्टर है, उसमें थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ डिमांड थोड़ी-सी लेवल पर बढ़ने की संभावना है। क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा, तो कहीं न कहीं मटेरियल वगैरह जो है एक इनडायरेक्ट डिमांड क्रिएट होगी ही होगी मार्केट में। और यहाँ पर एआई के बारे में भी मैंने पढ़ा था जब, तब एआई के बारे में भी यहाँ पर मार्केट में आई थिंक इन्होंने फ़ि 500 करोड़ के आस-पास कुछ एलोकेशन किया है, जो कि फर्स्ट टाइम है। सो वो भी एक काफ़ी अच्छा जो है एक पॉइंट है। एट लीस्ट इन्होंने स्टार्ट तो किया है अभी। और ये सारी योजनाओं के बारे में है यहाँ पर। आई एम जस्ट मूविंग टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले पार्ट पे, बिकॉज़ वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करने की बात की है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस जो हम ईयरली आईटीआर में फिल करते हैं, आई थिंक यस ये रहा डायरेक्ट टैक्सेस वाला। तो इसमें क्या है कि वेयर इज़ दैट? यस, तो इन्होंने 12% तक जो है वो क्या कर दिया है, इसको माफ़ किया है। देखिए कहाँ है? एंड शुड बी, नहीं ये नहीं है, आई थिंक ऊपर ही है। हाँ, वो ऊपर ही है, वही वाला पार्ट था। ऑलराइट, यस। सो देखिए यहाँ पर इन्होंने किया है कि नया टैक्स रेजिम इन्होंने प्रपोज़ किया है, जिसमें बताया है कि 0 से 4 लाख अगर आपकी ईयरली इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 4 टू 8 है तो 5%, और 8 टू 12 है तो 10%, 12 टू 16 है तो 15%, एंड 16 टू 12 है 20 है तो फिर 20%, एंड 20 टू 24 25%, एंड अबव 24 पर लाख अगर आप ईयरली कमा रहे हैं तो 30% आपको टैक्स देना है। ओके, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर बनाया है। मान लीजिए आप एनुअली 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो 2 सिनेरियो हैं। पहला ये कि देखिए यहाँ पर ना ये न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है? और एक ओल्ड टैक्स रिजीम था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको टैक्स में डिडक्शन जो होता था वो अलाउड था। आई थिंक इसमें जो है वो टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं है। ओके, सो लेट्स से कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि आपका टैक्स डिडक्शन अलाउड होगा। जैसे कि मान लीजिए पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है मैंने एग्जांपल, ये है तो सही। तो मान लीजिए 12 लाख रुपए आप ईयरली अर्न करते हैं और फिर वहां पर एचआरए का एग्जाम्पशन चाहिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए उसका चाहिए। तो अंडर एटीसीडी डिडक्शन हो जाएगा आपका 1.5 लाख। जी, यानी कि ये सारी चीज़ों को मिला करके, जैसे कि ये 1.5 लाख एक रफ एस्टीमेट है, जिसमें कि सारी चीज़ें आ गई, पीएफ हो गया, आपके पास पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, ईएलएस हो सकता है, या फिर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, या फिर कोई और आपके लोन वगैरह हो सकते हैं। वो सारी चीज़ों को इस 12 लाख की इनकम में डिडक्ट करने के बाद में जो आपके पास अमाउंट आएगा ना, वो उस पर फिर टैक्स लगेगा, राइट? तो ये मान लीजिए यहाँ पर होम लोन है आपके पास में, वो 24B के तहत जो आपका 2 लाख रुपए का वो कम हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस है वो 80D के तहत आपको 25,000 रुपए वो कम हो जाएगा। तो टोटल 1.5 लाख, 2 लाख और 25,000 इन सबको ऐड अप करके और 12 लाख से जब माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पर किया है, तो नेट टैक्सेबल इनकम जो होगा वो 7,75,000 बनेगा। ओके? तो ये सब कुछ होगा आपका किसके अंतर्गत? ओल्ड टैक्स रिजीम जो होगी उसके अंतर्गत। तो आपका नेट टेस्ट कितना बन के आएगा? 0 से 2.5 लाख के बीच में 0%, 2.5 से 5 के बीच में 5%, जिसका बनता है कितना? 12,500। अब हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है? 7,75,000। तो 5 लाख से 7,75,000 में कितना टैक्स लगेगा? 20%। तो ये जो 5 लाख से यहाँ तक पहुंचा लगभग कितना हुआ? 2,75,000, 2,75,000 का 20% जितना भी बैठेगा, वो लगभग ये रहेगा। आई थिंक इफ आई एम नॉट यू नो रीडिंग इट रॉन्ग, ये आई थिंक 2,75,000 ही रहेगा, राइट? सो ये 55,000 रुपए यहाँ बना, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ? 67,500। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 का है, वो 50,000 का है, और उसके बाद में आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत यहाँ पर 62,500 हो गया। ये शायद गलत लिखा है यहाँ पर। एनीवेज, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर है। अब नए वाले में क्या हो जाएगा? नए वाले में आपका क्या रहेगा कि ये सारे बेनिफिट्स जो आपको यहाँ पर डिडक्ट हो रहे थे, ये डिडक्ट नहीं होंगे। डायरेक्टली अगर मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए कमाए हैं, राइट? तो 12 लाख रुपए कमाए हैं तो डायरेक्टली उस पर ही टैक्स लग जाएगा। आपको ये है तो सही, नो नो डिडक्शन आर अलाउड एक्सेप्ट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 50,000 रुपए आपने 12 लाख कमाए थे, तो उसमें से स्टैंडर्ड 50,000 रुपए माइनस करके
फिर जो आपका बचा ना वो कितना हो गया 11,050 लाख, सॉरी 50,000, 11 लाख 50,000। तो इस पर जो है जो भी टैक्स बनेगा जिसका बन के आ रहा है कितना, ये 55,000 वो दिखा रहा है। तो ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में देना पड़ेगा। तो कौन सी आपके लिए बेटर है, न्यू वाली या फिर ओल्ड वाली, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ क्लेम करना चाहते हैं जो आपके हायर डिडक्शन क्लेम्स हैं। अगर आप काफ़ी सारे क्लेम्स हैं, होम लोन है और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, एफडी वगैरह है, तो आपको आई थिंक पुराने वाले में जाना चाहिए। और अगर आपके पास में ये सब चीज़ें क्लेम करने जैसी कुछ नहीं है, तो मे बी आप न्यू रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज़ जो भी आपका डिसीजन है, वो करने के लिए आपको अपने ऑडिटर से यानी कि अपने सीए से बात करनी चाहिए। आई थिंक वो आपके लिए बेटर इसमें गाइड कर सकते हैं। और जो भी रहेगा ना उसको उसके बारे में एक बार डिटेल में चीज़ें जान लीजिएगा उनके साथ में, और फिर आप जो है इसके अच्छे में से जो है इस पर एक्शन कर पाएँगे। तो ये तो देखिए टैक्स से रिलेटेड हो गया। और इसमें उसके बाद में हम बात करते हैं तो कुछ रेज़िलियंस, आई थिंक ये नहीं, हाँ, माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर्स के बारे में भी बात की गई है यहाँ पर। और उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहाँ गया वो पार्ट? आई थिंक और लोअर है। हाँ, ये रहा। सो काफ़ी सारे टैक्सेस को यहाँ पर जो है डिडक्ट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्वा फार्मिंग एंड मरीन एक्सपोर्ट्स, तो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह के रेट चेंज किए गए हैं, जो कि 30 था वो 5 कर दिया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये फिशरी कमोडिटीज़ में, केमिकल्स में, वेस्ट एंड स्क्रैप्स, तो जिस तक ड्रग एंड मेडिसिन, ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें कम करने की कोशिश की गई है। बट इसका एक एक जो है रफ एक जो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त में जो एक है, वो एनालिसिस मुझे यहाँ पर मिला था। तो एक ट्रेड ब्रेन पोर्टल, ये एक ब्रोकर है शायद, उनके द्वारा ये जो है बनाया गया है। तो काफ़ी शॉर्ट में समरी बनाया गया है इस पूरे बजट का। तो ये सारा कुछ है। और यहाँ पर एलोकेशन आई थिंक इन्होंने बाद में किया है, तो उसके बारे में भी दिखाया गया। डिफेंस सेक्टर को इस बार इतना दिया गया है। और रूरल डेवलपमेंट में 1.9 लाख करोड़ है, होम अफेयर्स में 2.33, और आईटी में है 95,000 करोड़ का, हेल्थ में है 98,000, एनर्जी में 50,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो एनीवेज़ इसका जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ही था। और इस बार काफ़ी सारा टैक्सेस जो है वो कम किया गया है। और या आई थिंक ये एक बहुत शॉर्ट सी जो मुझे समझ में आई चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और एनीवेज़ अगर आपको कुछ और इसमें कुछ ऐड अप करना है तो कमेंट्स में ज़रूर बत ऐड कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि बाकियों को भी रीड करेंगे तो हेल्प होगी और मुझे भी इवन जानने में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से दूसरे वीडियो में। एनीवेज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और पॉइंट है कि कुछ रिबेट वगैरह के भी यहाँ पर हैं, दे रखे हैं। तो आई थिंक ये मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट एक बार आप लोग को समझ में आए तो ज़रूर से एक बार बताइएगा। तो ये वीडियो ओवरऑल था इस बारे में कि बजट का मुझे क्या समझ में आया, और साथ के साथ में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कुछ चीज़ें हो सकता है गलत मैंने इंटरप्रेट कर ली हूँ, मे बी पॉसिबल है, बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम बजट को रीड कर रहा हूँ। तो एनीवेज़ धीमे-धीमे ऐसे ही सीखते हैं। तो आप लोग भी इसमें अगर कुछ लगा कि गलत है, मैंने रीड किया है, तो ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, है ना? So yeah, that's all for this video. Thank you guys for joining in. I appreciate your participation. Bye bye.